स्टूडेंट, आज हम धातु अधातु का 5th पार्ट पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि धातु जो प्रकृति में मिलती हैं हमें वो कैसे मिलती हैं और उनसे हम कैसे धातु को प्राप्त करते हैं। तो उनके बारे में डिस्कशन जो है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि धातुएं प्रकृति में 2 अवस्थाओं में मिलती हैं बेटा, 2 अवस्थाओं में मिलती हैं। कुछ धातु होती हैं जो कि मुक्त अवस्था में होती हैं, कुछ होती हैं जो संयुक्त अवस्था में होती हैं। जो मुक्त अवस्था में होते हैं उन्हें हम फ्री स्टेट कहते हैं। वो कम क्रियाशील होती हैं ऐसी धातुएं, और ऐसी धातुओं को हम उत्कृष्ट धातु भी कहते हैं, क्योंकि ये कम क्रियाशील होती हैं, जिसकी वजह से ये किसी और तत्व के साथ रिएक्शन नहीं कर पाती, मतलब क्रिया नहीं कर पाती। तो ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि गोल्ड है या फिर हमारा सिल्वर है, चांदी है या प्लेटिनम है। इसलिए इनको उत्कृष्ट धातु भी कहते हैं। जैसे कि हमने अष्टम नियम पिछले वीडियो में पढ़ा था कि उत्कृष्ट धातु अक्रियाशील होती हैं। अक्रियाशील कैसे होती हैं, लेकिन ये क्या है, उत्कृष्ट धातु हैं। सोना, सिल्वर, ये क्या, उत्कृष्ट धातु हैं। संयुक्त अवस्था में जो धातु अधिक क्रियाशील होगी धातु, तो वो कंबाइंड स्टेट में ही मिलेगी। वो किसी ना किसी के साथ रिएक्शन कर लेती है, जिससे कि कहीं ना कहीं वो जुड़ी हुई अवस्था में ही मिलती हैं। जैसे कि कॉपर है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, पोटेशियम है। ये कुछ ऐसी हमारे पास धातु हैं जो कि संयुक्त अवस्था में होती हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि खनिज क्या होते हैं। खनिज वैसे आपने पढ़े हैं, खनिज हमारी प्रकृति में, नेचर में मिलते हैं। तो खनिज पृथ्वी पर प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व तथा उनके यौगिकों को खनिज कहते हैं। मतलब कि पृथ्वी में जो भी चीज़ें हैं, हम खदानों से निकाल रहे हैं, जो भी खनिज निकाल रहे हैं, किसी न किसी काम के लिए निकाल रहे हैं। कई बार हमें जो खनिज मिलते हैं वो हमारे काम नहीं आते हैं। तो खनिज ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़फुल भी हो सकती हैं और ना यूज़फुल भी हो सकती हैं, है ना। तो खनिज नेक्स्ट है हमारा अयस्क। वे खनिज जिनसे कम समय और कम खर्च में सरलता से अधिक धातु प्राप्त की जाती है, उन्हें हम अयस्क कहते हैं। यस, अब खनिज तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे खनिज हैं, लेकिन उन खनिजों में से, बहुत सारे खनिजों में से जो खनिज हमें धातु की प्राप्ति देते हैं, मतलब कि जो हमें धातु प्राप्त करवाते हैं, उन्हें हम अयस्क कहते हैं। लेकिन सिर्फ धातु तो और भी करवा सकते हैं खनिज, लेकिन हमने यहाँ पे शर्त रख दी कि कम समय, कम खर्च और इजी वे में, सरलता से और अधिक से अधिक धातु देने वालों को हम क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। अयस्क की हमने ये शर्त रख दी। इसलिए बेटा कहा जाता है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते। भाई खनिज तो बहुत सारे हैं, लेकिन सभी खनिज जो हैं वो अयस्क नहीं होते। लेकिन सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं, क्योंकि अयस्क हम खनिज को ही तो कहते हैं। हमने यहाँ लिखा है खनिज होते हैं, तो अयस्क तो खनिज होते हैं, ठीक है। लेकिन सभी जो खनिज हैं वो अयस्क नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, सभी नहीं होते हैं। यस, इन अयस्कों में जिससे हम धातु को बाहर निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं या निष्कर्षण करते हैं धातु का, उनके कुछ अयस्क जो हम प्राप्त करते हैं पृथ्वी से, वो हैं हमारे कुछ अयस्क। जैसे कि कॉपर अयस्क है। तो कॉपर के जो अयस्क, जो इम्पोर्टेंट अयस्क है बेटा, वो है हमारा कॉपर पाइराइड। कॉपर पाइराइड, कॉपर पाइराइड, जिसका फॉर्मूला होता है कॉपर पाइराइड का, कॉपर Fe(S2). इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपर का पाइराइड। और दूसरा इसका कॉपर का ही होता है हमारा क्यूप्राइट। क्यूप्राइट का फॉर्मूला होता है Cu2O, ठीक है। सो ये अयस्क हैं कॉपर के,
मतलब हमें पृथ्वी पर कॉपर इन 2 अयस्कों के फॉर्म में मिलता है, फिर हम उनसे कॉपर धातु को निकालते हैं। मतलब पृथ्वी पर नेचुरल फॉर्म में ये इन फॉर्म में हमें मिलता है। जैसे कि एल्युमिनियम का जो अयस्क है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एल्युमिनियम इसको बॉक्साइड कहते हैं बेटा। इसको हम बॉक्साइड कहते हैं। तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। इसी तरह से आयरन के हमारे पास 2 अयस्क हैं। एक तो है हेमेटाइट जो है वो उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, और दूसरा है मैग्नेटाइट। दोनों को याद कर लेना बेटा, पेपर में पूछा जाता है। मैग्नेटाइट जिसका फॉर्मूला है Fe3O4। ठीक है, मतलब हमें पृथ्वी पर ये इस फॉर्म में मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जिंक का होता है जिंक ब्लेड, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा ZnS। जिंक सल्फाइड भी कह सकते हैं हम कि जिंक सल्फाइड होता है। ठीक है, और मरकरी का हमारा होता है सीने बार। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। सीने बार पूछा जाता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है, HGS सीने-बार। सो ये हमारे कुछ अयस्क हैं जो हमें पृथ्वी पर नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं। जब ये इस फॉर्म में मिलते हैं तो इनसे हमें कुछ अशुद्धियाँ हम देख रहे हैं। किसी में सल्फ़र की अशुद्धि है, किसी में ऑक्सीजन की है, किसी में पानी है जुड़ा हुआ, किसी में दूसरी धातु भी जुड़ी हुई है और सल्फ़र भी जुड़ी हुई है। तो इन अशुद्धियों को दूर करके हमें इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, धातु का निष्कर्षण कहते हैं, जिसको हम एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। कि उसमें से धातु को बाहर निकालना, किसमें से, अयस्क में से। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, मैंने 5 स्टेप्स यहाँ पे बना के लिखे हैं। आई थिंक आपकी बुक में भी नहीं है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा और लिख भी लीजिएगा। कि पहला स्टेप है अयस्क को पीसना। सबसे पहले जो हमें मिट्टी मिलेगी खदानों में, जो हमें अयस्क मिलेगा, उसमें हम उसको क्या करेंगे, मशीनों में डाल के हम उसको पीस लेंगे, बारीक बारीक पीस लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है अयस्क का सांद्रण करना। हम क्या करेंगे, उसका सांद्रण करेंगे। सांद्रण का मतलब होता है बेटा गाढ़ा करना। जैसे कि चीनी और पानी का घोल है, तो आपको जो है चाशनी को गाढ़ा करना है, तो आप क्या करते हो, बॉयल करते हो और उसमें से पानी को उड़ा देते हो और वो गाढ़ा हो जाता है। इस तरह से हमें उस अयस्क में से धातु का जो घोल है उसको क्या करना है, सांद्रण करना है। तो सांद्रण करने की हम विधियाँ हैं हमारी जो हम फॉलो करते हैं। पहली विधि है आपकी गुरुत्वीय पृथक्करण। तो गुरुत्वीय पृथक्करण के अंदर क्या करते हैं कि जैसे कि इसमें पता ही चल रहा है, नाम से भी पता चल रहा है कि गुरुत्वीय पृथक्करण है। तो ये इसमें हम उन अयस्कों को शुद्ध करते हैं जो भारी होते हैं, तो यहाँ पे हम अयस्क डालते हैं और तेज पानी का बहाव डालते हैं। ऐसे पानी जो है वो यहाँ पे बहता है, ऐसे पानी बहता है। तो पानी के बहाव के साथ जो हमारे अयस्क में जो अशुद्धियाँ हैं वो तो बह जाती हैं, लेकिन जो भारी मेटल्स हैं, धातु हैं, वो नीचे बैठ जाती हैं, वो नीचे बैठी रह जाती हैं। तो इस विधि को हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कहते हैं। नेक्स्ट विधि है झाग उत्प्लावन विधि। झाग उत्प्लावन विधि जैसे कि इसके नाम से भी पता चल रहा है कि इसमें हम क्या करते हैं कि झाग बनाते हैं। अच्छा, इस विधि का जो प्रयोग है हम ज़्यादातर करते हैं सल्फ़र के जो अयस्क हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था सिनेबार सल्फ़र का अयस्क है, या जिंक प्लेड जो है वो भी सल्फ़र का अयस्क है। देखिए सिनेबार में भी सल्फ़र है और जिंक प्लेड में भी सल्फ़र है। तो जो सल्फ़र के अयस्क होते हैं
उनमें हम झाग उत्प्लवन विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें हम एक बड़ा सा टैंक लेते हैं और उस टैंक के अंदर हम पानी ले लिया और एक ऐसी रॉड लगाते हैं जिसका संबंध बाहर एक विंड पंप से होता है और उसमें छेद कर देते हैं जिससे कि हवा यहाँ से पार हो, और इसमें एक लेयर हम चढ़ा देते हैं ऑयल की। दैट मीन्स हम ऑयल डाल देते हैं, इसमें ऑयल डाल देते हैं, जैसे कि चीड़ का या यूकलिप्टस का जो तेल है वो हम इसमें ले लेते हैं और यहाँ से एयर पास करते हैं। और जब हम एयर पास करते हैं तो वायु के जो तेज बहाव होता है उससे जो सल्फर अयस्क होता है उसके कण तेल में भीगकर झाग के फॉर्म में, यहाँ पे झाग के फॉर्म में झाग बन जाती है और झाग के फॉर्म में वो ऊपर आ जाते हैं। और नीचे जो है, नीचे अशुद्धि जो है, अशुद्धि को बेटा हम गैंग कहते हैं, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। गैंग जो है वो नीचे बैठ जाती है, अशुद्धि नीचे बैठ जाती है, मतलब इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाती है, और जो सल्फर अयस्क है वो हमारा ऊपर आ जाता है। इस तरह से हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट विधि है हमारी चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण, इसका भी नाम से हमें काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है कि चुंबकीय पृथक्करण में क्या करते हैं कि इसमें पहली बात तो चुंबकीय पृथक्करण हम किस अयस्क में प्रयोग करेंगे, हम उन अयस्कों में प्रयोग करते हैं जो चुंबक से आकर्षित होते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक हमारा हेमेटाइड है, हेमेटाइड आयरन अयस्क है, तो उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम एक ऐसा व्हील लेते हैं जो कि चुंबक का बना हुआ है, ये व्हील हमारा चुंबक का बना हुआ है, इसके ऊपर एक पट्टा लेते हैं और यहाँ से हम अयस्क को डालते हैं, अयस्क को यहाँ से हम डाल रहे हैं इसके ऊपर, और जब ये अयस्क यहाँ से यहाँ जाते हैं तो जो चुंबकीय गुण वाली अयस्क है वो तो इसके साथ चिपकी रहती है और यहाँ आके गिरेगी क्योंकि वो चिपकी रहती है, और जिसमें चुंबक से अट्रैक्शन नहीं है वो यहाँ पे गिर जाएगी। तो यहाँ पे जो है हमें हमारा चुंबकीय अयस्क जो है वो मिल जाता है, जिससे कि हम अपनी शुद्ध अयस्क को उससे अलग कर लेते हैं, शुद्धि को। यस, नेक्स्ट है रासायनिक पृथक्करण की विधि। अब रासायनिक पृथक्करण एक ऐसी विधि है जिसमें हम अपने अयस्क में हम कुछ ऐसी चीज़ों को घोलते हैं, ऐसी चीज़ों से क्रिया करवाते हैं कि रासायनिक विलयन से, ऐसे रासायनिक विलयन से क्रिया करवाते हैं कि वो या तो वो क्रिया कर जाए और क्रिया करके वहाँ पर अयस्क और मतलब ठोस बन जाए, क्रिया करके ठोस बन जाए और अशुद्धि जो है वो वहाँ पे घुली हुई अवस्था में रह जाए, तो हम उसको छान के निकाल लेंगे, जो ठोस है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, जो हमारा अयस्क काम का है। तो इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये रिएक्शन मैंने बेटा ये अभिक्रिया जो है हमने पहले भी की थी, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो अम्लीय व क्षारीय दोनों तरह से काम करता है, और इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर हम क्रिया करवा दें तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस H2O प्लस पानी, ठीक है, तो पानी बना लेता है। तो इस तरह की जो क्रिया है, ये बैलेंस नहीं है बेटा, बैलेंस कर लेना। इसमें जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, तो मेटा एल्यूमिनेट जो है वो तो हमारी शुद्धि है जो कि ठोस अवस्था में रहती है, और बाकी अशुद्धि जो है वो हमारी नीचे बैठ जाती है, जिसे हम छान कर अलग कर लेते हैं। तो इस रसायन की वजह से हम एल्युमिनियम को पृथक कर लेते हैं। तो इस क्रिया में यही होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा थर्ड स्टेप। देखिए हमने ऊपर पढ़ा था बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या था, अयस्कों को पीसना, हमने अयस्क को पीस दिया। फिर दूसरे में हमने पढ़ा अयस्क का सांद्रण करना, कि हम उसको सांद्र कैसे करेंगे, ठीक है। अब हमने उसे सांद्र कर लिया, कंसंट्रेटेड कर लिया।
अब नेक्स्ट हमारी जो विधि है वो है अयस्कों का रूपांतरण करना। तीसरी विधि है रूपांतरण। किस में करना? रूपांतरण करना है धातु ऑक्साइड में। किसमें? धातु ऑक्साइड में। तो धातु ऑक्साइड हमें पता है कि धातु की ऑक्सीजन से क्रिया हो जाए तो उसे धातु ऑक्साइड कहते हैं, है ना। इसके लिए हम दो विधि का प्रयोग करते हैं बेटा। पहला है भर्जन। भर्जन बेटा यहाँ सही नहीं लिखा है, आप इसको रे लगा लेना ऊपर। भर्जन, जिसे हम रोस्टिंग विधि भी कहते हैं। ये क्या है? सांद्र अयस्क को, अब सांद्र तो हमारा ऊपर हो चुका है, सांद्र अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे भी भर्जन गलत लिखा है, आप सही कर लीजिएगा। भर्जन, तो भर्जन क्या है? जो हमारा सांद्र अयस्क अभी ऊपर हमने प्राप्त किया, अब उस सांद्र अयस्क को अगर हम उसके गलनांक से भी कम ताप पर वायु की उपस्थिति में, गलनांक से भी कम ताप पर अगर हम उसे गर्म करते हैं तो इसे भर्जन कहते हैं। जैसे कि अगर हम सिनेबार ले लें, सिनेबार मैंने बताया था मरकरी सल्फाइड होता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर इसे हम जलाएं, बर्न करें, गलनांक करें, मतलब इसको हीट दे रहे हैं, तो इससे ये क्या बन जाता है? ये मरकरी ऑक्साइड बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड ये निकाल देता है। तो इस तरह की जो क्रिया होती है उसको हम भर्जन कहेंगे बेटा। या फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि कॉपर है, कॉपर सल्फाइड है, अब इसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करवा दें, मतलब ऑक्सीजन की तो वायु की उपस्थिति रहेगी और इसको गर्म करेंगे हम। गर्म के लिए हम यहाँ पे एरो पे तीर का इस तरह का हार्ट बना देते हैं, तो गर्म करें उसके गलनांक से कम तापमान पे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। सो बैलेंस इक्वेशन, और दोनों के क्या बन गए? ऑक्साइड बन गए। तो यही तो हमें बनाता था कि धातु के ऑक्साइड। अब जो अयस्क हमारा है उसको हमने रूपांतरित कर दिया किसमें? ऑक्साइड में। नेक्स्ट, रूपांतरण ऑक्साइड में तो कर दिया, ऑक्साइड में सभी धातुओं का नहीं कर सकते हम, क्योंकि भर्जन जो क्रिया है वो किस में होगी? सल्फर वालों के साथ होगी। सल्फर वालों को सिर्फ हमने भर्जन किया। लेकिन अगर हम दूसरी विधियां हैं इसमें, निस्तापन, निस्तापन विधि हम उनमें प्रयोग करते हैं बेटा जिनमें कि सल्फाइड नहीं होता। दैट मीन्स सल्फाइड नहीं होता, ऑक्साइड होते हैं या कार्बोनेट होते हैं, उनमें हम निस्तापन विधि करते हैं। तो निस्तापन विधि भी उसी तरह सांद्र वाले अयस्क में ही होगी। सांद्र अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, अब ये उपस्थिति नहीं है बेटा, अनुपस्थिति है, जब अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है कि वायु की अनुपस्थिति है और गलनांक से कम ताप पर गर्म करें तो हम इसको निस्तापन कहेंगे। तो दो चीज़ें ये यहाँ पे मेंशन करनी है। और इसमें कैसे करेंगे हम? तो इसको हम इसमें एक अयस्क का एग्जाम्पल ले लें। तो एक अयस्क तो हमारा है बॉक्साइड। बॉक्साइड तो हमें याद ही है, अभी हमने लिखा था बॉक्साइड अयस्क होता है। अगर उसको गर्म करें और वायु की अनुपस्थिति में, यहाँ ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेंगे, वायु की अनुपस्थिति में, तो इसमें से वाटर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड रह जाएगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। या कार्बोनेट के लिए भी हम यही प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम करें कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करें? गर्म करें सिर्फ हम, तो उसमें क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर निकल जाएगी। या Zn ले लो, ZnCO3, इसको अगर हम गर्म करें वायु की अनुपस्थिति में, मतलब डायरेक्ट रिएक्शन कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि वायु की अनुपस्थिति में क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे भी ऑक्साइड ही बन रहे हैं, जैसे ऊपर आपको ऑक्साइड बन के दिखाई दिए थे, तो ये भी ऑक्साइड है। और यही हमें यहाँ पे करना था कि हमें सांद्र अयस्कों को उसके धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना था थर्ड स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप है हमारा चौथा,
जिसमें हम अयस्क के ऑक्साइड का अपचयन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? अपचयन करेंगे। तो अपचयन में क्या होता है कि धातु और ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाते हैं। अभी हमारे धातु और ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, अब धातु और ऑक्सीजन दोनों अलग किए जाने हैं। तो इनको अलग करने के लिए एक विधि हम प्रयोग में लाते हैं। इस विधि को हम कहते हैं प्रगलन। इस विधि को हम क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। निस्तापित व भर्जित अयस्क में, जो निस्तापित हुआ है ऊपर हमारा या भर्जित हुआ है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, उसमें उचित कॉक मिलाकर, मतलब कॉक मिला के या गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। मतलब जो हमारा ऊपर भर्जन हुआ है या निस्तापन हुआ है, उसी में अगर हम कोक मिला दें, कार्बन मिला दें और कार्बन मिलाकर उसको उच्च ताप पर गर्म करें, तो उच्च ताप पर उसके गलनांक तक उसको गर्म करें, तो उस विधि को हम क्या कह देते हैं? उसको हम प्रगलन कह देते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर आपका कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड है, सो कॉपर ऑक्साइड को हम कार्बन डाल दिया हमने और उसको गला रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, उसके गलनांक तक गर्म करेंगे। गर्म करने का सिंबल ये है। तो उससे क्या बनेगी? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और कॉपर गैस भी बाहर निकलेगी, सॉरी धातु, कॉपर हमें धातु प्राप्त होगी। तो ये क्रिया इस तरह से होती है और इस तरह से हमें अपनी धातु प्राप्त हो गई, जो हमें प्राप्त करनी थी। धातु यहाँ पे प्राप्त करनी थी, है ना, धातु प्राप्त हो गई और ऑक्साइड्स प्राप्त हो गए। ऑक्सीजन जरूरी नहीं है बेटा, ऑक्साइड्स प्राप्त हो गए, है ना। तो नेक्स्ट एक और रिएक्शन देख लेते हैं, पीबी लेड। लेड भी कार्बन से क्रिया कर जाए, सॉरी लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड कि अगर हम क्रिया देखें कि वो क्या कर जाता है, कार्बन से क्रिया कर जाता है, तो उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी और पीबी हमारा हमें प्राप्त होगा। तो ये धातु का एक्सट्रैक्शन हो गया, निष्कासन हो गया और धातु हमें प्राप्त हो गई, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप है हमारा 5वां स्टेप, धातु का शुद्धिकरण करना। तो धातु को शुद्ध करना, अभी धातु हमारी शुद्ध नहीं हुई है, शुद्ध करने के लिए हम एक बड़ा सा टैंक लेते हैं। इसे शुद्ध करने के लिए हम एक बड़ा सा टैंक लेंगे और इसमें अशुद्ध धातु जो है हमारी, उसकी एक मोटी रॉड हम यहाँ लगा देंगे और शुद्ध धातु जो है उसकी हम पतली रॉड लगा देंगे। तो इसको हम कहते हैं बेटा एनोड, इस पे प्लस चार्ज, और इसको हम कहते हैं कैथोड, जिस पर हमारा माइनस चार्ज होगा। तो इनका संबंध हम एक बैटरी से कर देते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, इसमें जो इसका संबंध है प्लस है, प्लस को पाओ कहते हैं, पाओ। पाओ मीन्स होता है पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन यहीं पे होगा। और माइनस को हम कहते हैं NCR। NCR का मतलब है ये नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड होता है और यहाँ पे रिडक्शन होता है। अगर ये कॉपर की रॉड है तो इस पे हम सॉल्यूशन जो लेंगे बेटा, वो कॉपर सल्फाइड ले लेंगे इसका शुद्धिकरण करने के लिए, क्योंकि अभी जो हमें धातु ये जो ऊपर प्राप्त हुई हैं ये इतनी शुद्ध नहीं है कि इनको हम स्पेस में या किसी अच्छी मशीन में इनको प्रयोग कर सकें। इसके लिए हमें प्योर धातु का प्रयोग करना होता है। तो ये जो कॉपर है, ये कॉपर जो है यहाँ पे टूट जाती है कॉपर आयंस में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये रिलीज़ करती है कॉपर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करती है। हमें पता है इस पे 2 का चार्ज होता है, 2 चार्ज होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये क्या है, कॉपर प्लस है, यहाँ पे कॉपर 2+ के हैं। तो कॉपर अगर प्लस की है तो ये किसकी तरफ अट्रैक्टेड होगी, यहाँ ये होगी कैथोड की तरफ। इसको कहते हैं बेटा कैथोड। माइनस को क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे।
और प्लस को कहते हैं एनोड। एनोड तो हमारा कॉपर इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये वाली जो छड़ है हमारी, जैसे जैसे कॉपर इस पे आता रहेगा इसका साइज बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और इसका साइज कम होता चला जाएगा। आप देखेंगे इसका साइज कम होता जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें कॉपर प्राप्त होगी वो बिल्कुल 99.9% शुद्ध होगी, प्योर होगी। और यहाँ पे हमने सॉल्यूशन क्या लिया था, ये भी लिख लेना बेटा, कॉपर सल्फेट। इसको हम धातु का शुद्धिकरण को हम रिफाइनिंग मेथड भी कहते हैं। और ऐसे तो बहुत सारे धातुओं को लेके अलग अलग रिफाइनिंग मेथड है, बट ये कॉमन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत यूजेफुल है। सो आज के लिए इतना ही।